हाँ तो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। इस अध्याय में सबसे पहले आता है प्रस्तावना। तो मनुष्य ईश्वर की अद्भुत कृति है। जैव जगत में यह सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। इसका कारण है मनुष्य को ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान या फिर मस्तिष्क, जिसके कारण मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता होती है। उसके बाद में आता है विज्ञान। हम बता दें आपको कि जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान एक विज्ञान की प्रमुख शाखा है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि विज्ञान क्या है। तो जो विज्ञान होती है, विज्ञान की सबसे पहले परिभाषा प्रयोगों, परीक्षणों और प्राप्त परिणामों के द्वारा सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये हो गई विज्ञान की परिभाषा। एक बार पुनः सुन लें। प्रेक्षण परिणामों द्वारा प्राप्त सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं, जिनमें से रसायन विज्ञान एक प्रमुख शाखा है। अनेक शाखाओं की यदि हम बात करें तो विज्ञान की शाखाओं की बात करें तो विज्ञान की शाखाओं में एक शाखा आती है भू विज्ञान। भू विज्ञान के अंतर्गत हम पृथ्वी, तालाब, चट्टान, पर्वत श्रृंखला इत्यादि का अध्ययन करते हैं भू विज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद आती है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान की यदि हम बात करें तो खगोल विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ग्रह, उपग्रह का अध्ययन करते हैं खगोल विज्ञान के अंतर्गत। और आकाशीय पिंड, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि का अध्ययन हम खगोल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद में तीसरी शाखा आती है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के यदि हम जनक की बात करें तो वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रास्टस। जो थियोफ्रास्टस है, ये है वनस्पति विज्ञान के जनक। और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनमें होने वाली विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद चौथी विज्ञान की शाखा आती है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, और इसके हमने बताए थे थियोफ्रेस्टस। इस प्रकार से यदि अब हम जंतु विज्ञान की बात करें तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जीव जंतुओं के अध्ययन से तात्पर्य है जीव जंतुओं में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद में पांचवी विज्ञान की शाखा आती है भौतिक विज्ञान। यदि हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। और यदि हम भौतिक विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं
भौतिकी कहलाती है या फिर भौतिक विज्ञान कहलाती है। अब हम आते हैं, एक और शाखा है रसायन विज्ञान। जिस विषय के बारे में आज हमको अध्ययन करना है वो है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान भी विज्ञान की एक शाखा है। तो अब हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले तो रसायन विज्ञान के जनक का नाम, तो जो रसायन विज्ञान के जनक हैं वो है एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर। कभी कभी एंटोनी लेवोजियर के अलावा वर्जीलियस का भी नाम आता है। तो हम यहाँ पर आपको बता दें वर्जीलियस, जो वर्जीलियस हैं ये भी रसायन विज्ञान के जनक हैं। अब हम जैसे कभी कभी कोई पूछ लेता है कि तुम्हारा कौन सा विषय है, आपने बोला रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान की परिभाषा भी पता होनी चाहिए। जनक का नाम तो हमने बता ही दिया है, एंटोनी लेवोजियर और वर्जीलियस। अब आती है रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान की परिभाषा की यदि हम बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों तथा उनमें उपस्थित अणुओं और परमाणुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। तो ये हो गई रसायन विज्ञान की परिभाषा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अब रसायन विज्ञान की परिभाषा के बाद आता है महत्व, अर्थात रसायन विज्ञान का महत्व किन किन क्षेत्रों में है। तो यदि हम रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान प्रत्येक क्षेत्र में अपना महत्व रखती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। आज के युग में रसायन विज्ञान का महत्व प्रत्येक क्षेत्र में है। जैसे कि यदि हम बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यदि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। स्वास्थ्य विभाग में यदि हम बात करें, जैसे कि जो जीवन रक्षक औषधियाँ होती हैं, जीवन रक्षक औषधियाँ जैसे कि वैक्सीन का निर्माण, वैक्सीन जिसे हम क्या बोलते हैं, टीका बोलते हैं। वैक्सीन को ही क्या बोला जाता है, टीका। तो वैक्सीन या फिर टीके का निर्माण विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की टैबलेट्स बनाई जाती हैं, जैसे कि ज्वरनाशी, पीड़ाहारी, प्रशांतक, सम्मोहक इत्यादि प्रकार की विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ रसायनों के द्वारा बनाई जाती हैं। अतः रसायन विज्ञान का स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब यदि हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र की, दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र, अर्थात विभिन्न प्रकार के उद्योगों के क्षेत्र में रसायन विज्ञान की भूमिका। तो विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों में भी रसायन विज्ञान की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि यदि हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र में, बात करें हम वस्त्र उद्योग की, तो वस्त्र उद्योग में भी रसायन विज्ञान का उपयोग होता है। वस्त्रों को रंगने, पेंट करने इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार के रंजकों की आवश्यकता पड़ती है और वे रंजक रसायनों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वस्त्रोद्योग है, वस्त्रोद्योग में रसायन विज्ञान की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। उसके बाद यदि हम वस्त्रोद्योग के अलावा हम बात करें प्लास्टिक तथा कांच के निर्माण में,
तो जो प्लास्टिक और कांच का निर्माण विभिन्न बड़े बड़े उद्योगों में होता है, तो प्लास्टिक और कांच का निर्माण भी विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा संभव होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें ईंधन के रूप में, तो मतलब ईंधन के यदि हम क्षेत्र की बात करें तो ईंधन के क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। जैसे कि आधुनिक युग में यदि हम बात करें तो आधुनिक युग में सीएनजी का उपयोग हो रहा है। जो सीएनजी है, सीएनजी एक गैस है और सीएनजी का निर्माण या फिर सीएनजी रासायनिक विज्ञान की ही देन है। इस प्रकार से ये 2-3 क्षेत्र हो गए। एक क्षेत्र और हम बताते हैं सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन में भी रसायन विज्ञान का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन की बात करें, विभिन्न प्रकार के क्रीम, पाउडर, ऑयल इत्यादि का निर्माण विभिन्न प्रकार के केमिकल के द्वारा ही संभव होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में भी रासायनिक विज्ञान का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये तो हो गया रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान के महत्व के बाद अब हम बात करेंगे द्रव्य की प्रकृति। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके बाद में शिवलाल की पाठ्य पुस्तक है 11वीं की, उसके 5वें पृष्ठ पर दिया गया है द्रव्य। द्रव्य के बारे में दिया गया है, अर्थात द्रव्य की प्रकृति। तो द्रव्य कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान उपस्थित होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। जैसे कि जो हम ये चाक पकड़े हुए हैं यह भी द्रव्य के अंतर्गत आएगा। चाहे हम ब्लैक बोर्ड की बात करें, चाहे डस्टर की बात करें, कुर्सी हो, टेबल, फैन या फिर ये जो हमारे चारों ओर दीवारें दिख रही हैं, ये समस्त वस्तुएं द्रव्य के अंतर्गत आएंगी। क्योंकि द्रव्य हम उस वस्तु को बोलते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान से तात्पर्य है इसका जिस वस्तुओं में वजन होता है, या तो द्रव्यमान होगा या फिर आयतन होगा। आयतन से तात्पर्य होता है वह वस्तु कितने स्थान को घेर रही है, वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। तो ऐसी समस्त वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन उपस्थित होता है द्रव्य कहलाते हैं। और जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मिश्रण अवस्था में मिश्रण, और दूसरा होता है शुद्ध पदार्थ के रूप में। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि मिश्रण क्या है और शुद्ध पदार्थ क्या है। हम बता दें, सबसे पहले हम मिश्रण की बात करेंगे। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को 2 या 2 से अधिक पदार्थों को 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब हम अनिश्चित संगठन में मिश्रित करते हैं तो हमको मिश्रण प्राप्त होता है। यहाँ पर एक बार बस ध्यान रखना है, अनिश्चित संगठन। अनिश्चित संगठन में जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिक्स करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर हम जो 2 पदार्थ लेंगे उनकी निश्चित मात्रा नहीं लेते हैं, किसी भी मात्रा में हम 2 पदार्थों को आपस में मिक्स करते हैं और हमको मिश्रण का निर्माण या फिर मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ये है 2 प्रकार के मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो यदि हम मिश्रण की भी बात कर रहे थे, अनिश्चित मात्रा में हम 2 पदार्थ लेने हैं, दोनों को आपस में मिक्स करना है, जो परिणाम मिक्स करने के परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होगा वो मिश्रण कहलाएगा। और मिश्रण होते हैं 2 प्रकार के। पहला है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण
जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर पूर्णतः या फिर दोनों पदार्थों के अवयवी कण आपस में अच्छे से संलग्नित हो जाएं, तो उन्हें हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं H2O प्लस NaCl का घोल, या फिर हम इसको बोलते हैं नमक का घोल। यदि हम जल में थोड़ी सी नमक की मात्रा लें और जल में अच्छे से मिक्स करते हैं, तो जो नमक या फिर NaCl के जो कण होते हैं वो इस प्रकार से जल में मिक्स हो जाते हैं कि उनको हम अलग अलग सामान्य विधियों के द्वारा नहीं कर सकते, ना ही हमको नमक के कण दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण। उसके बाद में आता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिक्स करने पर दोनों पदार्थों के अवयवी कण जब अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, दोनों पदार्थों के अवयवी कण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो उन्हें विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण ले लें रेत तथा बालू का मिश्रण। यदि हम रेत और बालू को आपस में मिलाएं तो कितना भी मिला दें, लेकिन रेत के कण होते हैं, रेत के कण और बालू के कण अलग अलग स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार का मिश्रण कहलाता है विषमांगी मिश्रण। तो ये ध्यान रखना, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब उसके बाद में आते हैं शुद्ध पदार्थ। ध्यान रखना, अभी हमको यहाँ पर वर्ड याद रखना था अनिश्चित संगठन, यहाँ पर रखना है निश्चित संगठन। देखो, यदि हम दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित संगठन में मिलाते हैं तो मिश्रण प्राप्त होता है, और जब दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम निश्चित संगठन में या निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो शुद्ध पदार्थ का निर्माण होता है। और शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व और दूसरे होते हैं यौगिक। यदि हम तत्व की बात करें तो तत्वों में हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखे हम तत्व के उदाहरण जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। ये क्या कहलाते हैं? ये आते हैं तत्व के अंतर्गत। और यदि हम यौगिक की बात करें, तो यौगिक के अंतर्गत आएगा जैसे कि जल H2O, नमक NaCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH, ये यौगिकों के अंतर्गत आते हैं। देखो, अभी हमने बताया था जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएं तो हमको शुद्ध प्राप्त या फिर शुद्ध यौगिक प्राप्त होते हैं। यदि हम उदाहरण में जल ले लें H2O, देखो, यदि हम जल के सूत्र पर ध्यान दें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अणु हैं 2 प्लस ऑक्सीजन का अणु कितना है 1, और जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से क्रिया करते हैं तभी जल का निर्माण होता है। यदि हम हाइड्रोजन के 2 परमाणु लें और ऑक्सीजन के 2 परमाणु लें तो कभी भी जल का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार से शुद्ध यौगिकों का निर्माण होता है। बस, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे का नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे।